युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 150। अभय रेहान से जिद करने लगा कि वह उसकी दोस्ती पीहू के साथ करवा दे, पर रेहान को इन दोनों के बीच में ब्रोकर नहीं बनना था। उसने डायरेक्ट अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए कि वह कुछ नहीं करेगा। अगर उसे इतना ही बात करने का शौक है तो दोस्ती बढ़ाने का शौक है तो वह खुद जाकर करे। वह तो इसमें दखल बिल्कुल भी नहीं देगा। रेहान को इस तरह साइड होता देख अभय गुस्से में बोला कि सुबह फिर क्यों उसकी टांग खींच रहा था। जब इतनी ही तुझे फर्क पड़ता है तो क्यों मेरा मजाक बना रहा था। जो सुनकर रेहान मुस्कुराया और बोला, वह तो उस वक्त मेरा मूड कर रहा था तेरे साथ मजाक मस्ती करने का। रेहान देख सकता था कि अभय कितना उसके ऊपर चिढ़ा है, इसलिए तो अपना काम छोड़कर 4 बजे ही उससे लड़ाई झगड़ा करने आ गया। पर रेहान उससे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह जानबूझकर फाइल लेकर खुद को बिजी दिखाने लगा और अभय अच्छे से जानता था कि रेहान उसे इग्नोर कर रहा है। तो उसने उसके हाथ से फाइल छीनकर साइड में रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बातें करने लगा। जो सुन रेहान उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गया जो मैंने सुबह बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। रेहान अब लगातार उसे माफ़ी मांगने लगा। तब जाकर कहीं अभय शांत हुआ। अभय आगे कहा, तू तो मेरा साथ नहीं देगा तो अब मुझे भाभी का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा, पर मैं पीहू से बात कर के ही रहूँगा। यह शब्द अभय रेहान के तरफ उंगली दिखाकर बोल रहा था। जो देख रेहान अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाकर उसे देखने लगा, मानो इसे अचानक से पायल से बात करने का इतना भूत सवार हो गया है। पर वह इस वक्त रेहान कुछ भी बोल नहीं सकता, वरना वह और भी चिढ़ जाएगा, इसलिए चुपचाप उसे देख रहा था। उसको जो करना है करे, बात करे, नंबर निकाले, उसके घर जाए, जो मन में आवे वह सब करे। रेहान एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ी देर तक अभय रेहान के सामने बैठा रहा, उसके बाद दोनों साथ में वहाँ से निकले। दूसरी तरफ हॉस्पिटल। मयंक ज़्यादातर अब हॉस्पिटल में रहने लगा। वह ज़्यादा से ज़्यादा पीहू के साथ रह रहा था, उससे बातें ज़्यादा करने लगा, उसे जानबूझकर पूछता था कि वह क्या खाएगी, उसके लिए वह लेकर आता था। उसके लिए यह सब करना मयंक को बहुत अच्छा लगने लगा। उसके अंदर एक उम्मीद जाग गया कि वह पीहू को ठीक कर सकता है। इन दिनों 2 दिनों में और भी बाहर से डॉक्टर आने वाले थे जो पीहू के इलाज कर रहे थे। पीहू के इलाज पर सब ने बहुत ज़्यादा फोकस देने लगे कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद मयंक को लगा था, क्योंकि पीहू सबको जानती थी, सबको यानी सबको, जितना उसकी माँ ने उसे बताया था उन सबको पहचानती थी, नाम जानती थी, सिवाय मयंक को छोड़कर। पर मयंक खुद चाहता था कि वह खुद अपना प्यार उसके साथ बांटे, उससे खुद रियलाइज़ करवाए कि वह उसका मयंक है और यह अच्छा वाला मयंक है, ना कि पहले वाला। ऐसे ही दिन बीतने लगा, यहाँ तक कि बड़े से बड़े डॉक्टर आकर पीहू का इलाज कर रहे थे और डॉक्टर निहारिका बारीक से बारीक सारी अपडेट मयंक और युग को रोज़ बताया करती थी। उन्हें भी समझ में आ गया कि पीहू के शरीर में चेंज आ रहा है और बहुत जल्द वह ठीक हो सकती है। 1 महीने बाद। धीरे धीरे देखते देखते वक्त कैसे बीत गया पता नहीं चला। पूरे 1 महीने हो गए। पीहू इसी हॉस्पिटल में थी, बल्कि उसकी तबीयत में अब काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया था। अब उसके सिर में हमेशा की तरह दर्द नहीं होता था। हाँ, बीच बीच में होता था, पर अब बहुत कंट्रोल में आ गया था। अब उसे अगर तकलीफ़ होता था तो सिर्फ पिछली बातें याद करके, जैसे कि वह अपने दिमाग पर कुछ जोर देती थी, कुछ सोचती थी जो उसके ज़हन में एक घाव बना हुआ था। अब वह जख्म फिर से उभरने लगा। अब 1 महीने बीत चुका था। पीहू जितनी बार मयंक को देखती थी, न जाने क्यों अब उसका चेहरा मुरझा जाता था, जैसे कि उसे देखकर कुछ अतीत याद आने लगा हो।
वैसे तो उसकी मम्मी ने उसका माइंड बड़े अच्छे से वॉश किया था, पर कहते हैं ना, इंसान अगर सच्चा हो, उसकी मोहब्बत सच्ची हो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और वह अकेला एक तरफ, पर उसे कोई हरा नहीं सकता। आज वही पीहू के साथ हो रहा था। उसकी मम्मी ने उसकी माइंड वॉश किया, न जाने कौन सी केमिकल लाकर दिया, यहाँ तक कि ड्रग्स दिया, पर जो बातें उसके दिल में थी उन्होंने उसे कभी नहीं निकाल पाया। सिर्फ दवाइयाँ देकर उन्होंने ऊपरी ऊपरी उसकी तबीयत खराब कर दिया, बाकी कुछ नहीं। अब वह जिस तरह ठीक होने लगी थी, उसे वह सारी बातें याद आती थी। पूरी स्पष्ट से याद तो नहीं आता था, पर हाँ, जब मयंक उसे छोड़कर गया था और वह 2 दिन लगातार रोती रही, यहाँ तक कि बेहोश हो जा रही थी, और उसी टाइम उसकी मम्मी ने उसे केमिकल देना स्टार्ट कर दिया। ड्रग्स देने की वजह से वह घंटों घंटों सोया करती थी। दूसरी तरफ मेहता बंगलो, डाइनिंग टेबल पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं नैना ने रेहान और नारायण जी से बोली, मुझे आज अपने मामा के घर जाना है, वो भी 1-2 दिन के लिए। जो सुनकर रेहान उसके तरफ देखने लगा। वह जैसे सवाल करने वाला था कि उतने में नारायण जी बोल पड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बहू तुम जा सकती हो। रेहान के जुबान में जो शब्द आया था वह वापस अंदर ही चला गया, क्योंकि वह पूछने जा रहा था कि उसे 2 दिन के लिए जाना है। अगर जाना ही है तो वह 1 दिन में जाकर शाम तक आ जाए। पर उसके डैड ने तो तुरंत परमिशन दे दिया, जो सुनकर रेहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नारायण जी का हाँ सुनकर नैना तो बहुत खुश हो गई, पर वह नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखी, जो कुछ भी बोल नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। रेहान ब्रेकफास्ट करने लगा, क्योंकि नैना बहुत खुश हो गई थी और वह उसे रोक कर दुखी नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी नज़रें झुकाए ब्रेकफास्ट करने लगा। और नैना को भी यही लगा कि रेहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह जा सकती है। वह तो खुश थी, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बावजूद भी रेहान वहीं बैठा रहा और नैना कुछ काम से कमरे में गई, जो देख रेहान भी उसके पीछे पीछे कमरे में आया। नैना कमरे में आते ही क्लोसेट में चली गई और कवर्ड खोलकर वह कुछ तो निकाल रही थी कि उसके पीछे पीछे रेहान भी आया और जैसे नैना के कंधे पर हाथ रखा कि वह हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि रेहान उसके पीछे आ रहा है। उसे तो लगा कि वह ऑफिस चला गया होगा, क्योंकि एक बार वह ब्रेकफास्ट करता है तो ऊपर नहीं आता, डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकल जाता। उसे डरता देख रेहान अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। सोच में पड़ गया, मानो इसे क्या हो गया, मुझे देखकर क्यों डर गई। नैना के माथे पर उसके बाल के 1-2 लट आए थे, जैसे अचानक से पीछे मुड़ी थी, तो रेहान तुरंत उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बड़े प्यार से स्लो आवाज़ में पूछा, क्यों जा रही हो तुम अपने मामा के घर, क्या कोई बात है। उसका इस तरह से पूछना नैना उसकी आंखों में देखने लगी। एक पल के लिए तो वह भी खो गई, पर वह तुरंत उसके सवालों का जवाब देते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही उनसे मिलने जा रही हूँ। पायल भी मुझे बुला रही थी और पापा की याद आ रही थी, इसलिए जाने का दिल किया। ये सुन रेहान बोला, पक्का यही बात है ना, कुछ और तो नहीं चल रहा ना तुम्हारे दिमाग में। क्या मतलब, नैना बोली। जो सुन रेहान बोला, यही कि कहीं तुम मुझसे अभी तक नाराज तो नहीं हो ना। रेहान का सवाल सुनकर नैना अजीब कश्मकश में पड़ गई कि रेहान अभी तक उस बात को लेकर रिग्रेट कर रहा है। जो भी हो,
पर नैना को अच्छा तो लगा कि रेहान उस बात को लेकर खुद को शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, नहीं तो उसे तो यही लग रहा था कि 1 महीना बीत गया, वह तो भूल गया होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह जब भी नैना को देखता था, उसे सब कुछ याद आ जाता था कि जाने अनजाने में उसने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। वैसे तो नैना उसकी बीवी है, उसका हक बनता है कि वह उसके साथ यह सब करे। 2 लोगों के बीच में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को जाहिर नहीं किया, बल्कि एहसास तक नहीं दिलाया कि उनके दिल में एक दूसरे के प्रति क्या है। दोनों बहुत क्लोज थे और रेहान अपने दोनों हाथों से नैना के चेहरे को पकड़ रखा था और नैना भी कोई बगावत नहीं कर रही थी, बल्कि एकदम उसके पास ही खड़ी थी और उसकी आंखों में देखे जा रही थी। यह एहसास तो सच में अलग था, पर दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर प्यार पनप रहा था। नैना कुछ कहती या कुछ बोल पाती उसके पहले रेहान ने उसे अपने गले लगा लिया और अपने दोनों हाथ उसके पीठ पर फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना। कुछ प्रॉब्लम रहे तो मुझे बताना और 2 दिन से ज़्यादा तुम वहाँ नहीं रह सकती। मैं खुद आ जाऊँगा तुम्हें लेने, ठीक है? रेहान छोटे बच्चों की तरह नैना से लिपट गया, जैसे कि उसे हमेशा छोड़कर चली जाएगी। वह उसे शिकायतें कर रहा था कि जल्दी आ जाए, वरना वह रूठ जाएगा। उसकी ऐसी हरकतों से नैना तो शॉक में थी कि रेहान को क्या हो गया। अब न चाहते हुए भी नैना धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगी और बड़े धीरे से उसके पीठ पर अपने दोनों हाथ रखे और धीरे से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? बस मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। उसकी बातें सुनकर रेहान उससे दूर हुआ और उसके आंखों में देखते हुए कहा, और मैं हमेशा के लिए तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा। ये गलतफहमी कभी मत रखना, समझी? रेहान की यह बात नैना के शरीर में गुदगुदी करने लगा। अच्छा लग रहा था कि उसे यह सुनना कि रेहान उस पर अपना हक जताता है, जो एक पति अपनी पत्नी के ऊपर जताता है। उसके आने जाने से, उसके होने न होने से उसे फ़र्क पड़ रहा है। आखिर क्या था? यह देखा जाए तो वह 2 दिन उसकी नज़रों से दूर रहेगी। उसे तकलीफ़ हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि नैना उससे दूर कहीं जाए। क्या था ये सब? वह अपनी बीवी समझ के हक तो पहले से जताता था, पर अब उसे प्यार भी हो गया था, पर वह सरल शब्दों में कह नहीं पाता और उसकी आंखों में उसके लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था, सिर्फ वह समझ नहीं पा रहा था। नैना को अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगा कि उसके जाने से रेहान को फ़र्क पड़ रहा है। वह चाहती थी कि और भी उसे परेशान करे, इसलिए वह जानबूझकर शरारती लहजे में बोली, वैसे तो मैं हफ्ते भर के लिए जाना चाहती थी, पर पापा जी के सामने बोल नहीं पाई। अगर आप उन्हें कहते तो अच्छा रहता। नैना अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई कि रेहान अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, क्या 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 मतलब 1 हफ्ते के लिए जाना चाहती हो? मैं तुम्हें 2 दिन जाने के लिए परमिशन नहीं दे सकता और तुम हो कि मुझे कह रही हो कि मैं जाकर डैड को कहूँ कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए जाने दे। सॉरी नैना, मुझसे यह उम्मीद मत लगाना। नैना मुस्कुराना चाहती थी पर मुस्कुरा नहीं रही, क्योंकि अगर वह मुस्कुराती और रेहान उसे देख लेता तो चिढ़ जाता। इसलिए वह अपनी मुस्कुराहट अंदर ही अंदर दबाए रखी और बात बदलते हुए बोली, यह तो ठीक है, पर आप मुझे ऑफिस जाते वक्त छोड़ दीजिए। उसकी बातें सुनकर रेहान ने सिर हिलाया और कुछ ही देर में नैना अच्छी सी साड़ी पहनकर रेडी हो गई और दोनों नीचे आए। नारायण जी को बाय बोलकर दोनों कार में बैठ गए। घंटे भर के बाद वे दोनों सुरेखा जी के घर पहुंच गए। रेहान कार रोका तो नैना
बाहर उतरी और रेहान को बाय बोली तो रेहान उसे रोकते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। जो सुनकर नैना मुस्कुरा दी और बाय बोलकर जाने लगी। जब तक नैना उसकी आंखों से दूर नहीं हुई तब तक रेहान उसे देखता रहा और वह बिल्डिंग के अंदर गई तो रेहान वहां से ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद रेहान ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही उसका मन काम में नहीं था बल्कि वह नैना को जैसे गले लगा लिया था वह सोचने लगा, क्योंकि सच में रेहान को फ़र्क पड़ रहा था। नैना का जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिन तो उसका कट जाएगा पर रात को जब घर आ जाएगा तो उसे उसकी याद आएगी। अब रेहान भी सोचने लगा कि नैना 2 दिन के बाद आएगी तो वह उसे अपने साथ कहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि उसे कहीं अपने साथ बाहर लेकर जाएगा। अब जैसे लग रहा था कि वह जलने लगा और खुद से कहा, ठीक है नैना, तुम 2 दिन एंजॉय करो, उसके बाद तुम मेरे साथ एंजॉय करोगी। तुम सबके लिए टाइम निकालती हो, अब मेरे लिए निकालना। शाम का वक्त मेहता इंटरप्राइजेस। अभय शाम को रेहान से मिलने उसके ऑफिस आया था और दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पिए। रेहान ने बताया कि नैना अपने मायके गई है। अभय जो कॉफ़ी पी रहा था उसकी बातें सुनकर कॉफ़ी उसके गले में ही अटक गया, मानो यह खुशी के पल थे और वह जल्दबाजी में अपनी कॉफ़ी का घूंट पी गया और बड़बड़ाते हुए रेहान से कहा, भाभी मायके गई हैं क्या सच में? उसको इस तरह चौंक कर पूछता देख रेहान उसे घूरते देख बोला, तो क्या मैं तुझसे झूठ कहूँगा? तुझे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? वैसे वह 2 दिन के बाद आने वाली है। अभय के चेहरे पर अचानक से स्माइल आ गया और वह हंसते हुए कहा, क्या बात है भाभी, मायके गई हैं? फिर तो मैं भी उनसे मिलने जाने वाला हूँ। क्यों? रेहान उसे गौर से देखते हुए पूछा। अभय बोला, इसलिए जो काम तूने मेरा नहीं किया वह काम मैं भाभी से करवाऊंगा। उसकी बातें सुन रेहान अपनी आईब्रो सिकुड़ा लिया और आश्चर्यचकित होते हुए कहा, कैसा काम? और मैं तेरा नहीं किया जो नैना कर सकती है? अभय अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वही जो 1 महीने पहले मेरा काम पेंडिंग रह गया। तूने तो पायल को नंबर नहीं दिया और मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। अब सीधे उसके घर जाऊंगा और उसका मोबाइल लेकर अपना भेजा हुआ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। इतना बोल अभय अपना हाथ सिर के बालों में फेरने लगा, मानो वह रेहान के सामने हीरो बन रहा हो। रेहान भी उसकी हरकतें देख मुस्कुरा दिया और कहा, सच में तेरे अंदर इतनी हिम्मत की जाते तो उसका मोबाइल लेगा। फिर तो तू आज ही जा, मैं भी तो देखूं तेरे में कितना दम है। अभय मुंह बनाते हुए कहा, ये दम वम वाली बातें ना मेरे सामने मत किया कर। मैं शरीफ घर का लड़का हूँ। अगर फालतू होता तो कब का उसके दरवाजे पर पहुँच गया होता। वह तो शरीफ हूँ इसलिए इज्जत से पेश आ रहा हूँ। भाभी का सपोर्ट लूँगा वरना वह मुझे तेरे घर पर आना भी बंद कर देंगी। इतना बोल अभय अपना मुंह लटका लिया, जो देख रेहान मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तू पहले यह बता एग्जैक्टली तेरे दिमाग में पायल को लेकर क्या चल रहा है? क्या मतलब? अभय बोला। रेहान अपनी नज़र उसे ऊपर से नीचे तक उस पर दौड़ाया और कहा, अब इतना भी भोला मत बन जैसे तुझे दुनियादारी के बारे में पता ही ना हो। तू बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है। अब जल्दी बता उसको लेकर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अभय भी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे उसको लेकर मेरे दिमाग में क्या चलेगा? बस मैं तो उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, अच्छी वाली। वैसे है वह बहुत क्यूट, बट पहले दोस्ती करना चाहूँगा। अभय ये बोलते वक्त मुस्कुरा रहा था, जो देख रेहान भी मुस्कुराने लगा और कहा, फिर तो इस काम में तू अकेला ही रहेगा, क्योंकि मैं तेरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। और रही बात मेरी वाइफ की, तो अगर वह तेरी सपोर्ट करती है तो ठीक, वरना तू देख ले तुझे क्या करना है।
रेहान को इस तरह साइड होता देख अभय नाराज होते हुए कहा, तू तो एक नंबर का मतलबी इंसान है। तू कभी मेरा भला चाहता ही नहीं है। क्या हो जाएगा तेरी साली से अगर मेरी दोस्ती हो जाए और आगे कुछ बात बन जाए? तुझे क्यों दर्द हो रहा है? तुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मेरे लाइफ में कोई आए? जैसे नैना भाभी तेरी लाइफ में आई हैं, तेरी लाइफ सुधर गई, वैसे मेरी भी लाइफ में कोई आकर सुधार दे। बातों ही बातों में आखिरकार अभय बहुत कुछ बोल दिया जो रेहान उसके मुंह से सुनना चाहता था। वह समझ गया कि वह पायल को लेकर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए तो इतना उतावलापन हुआ है। बल्कि वह स्लो नहीं मुस्कुरा रहा था, जोर से हंस पड़ा, जो देख अभय को रियलाइज़ हुआ कि वह कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अभय अब अपनी नज़रें चुराने लगा तो वहीं रेहान उसे परेशान करते हुए कहा, अच्छा तो तू बहुत दूर तक का सपना देख लिया है। अरे पहले उसके साथ दोस्ती तो कर, बाकी बातें बाद में सोचना। रेहान का इतना कहना कि अभय फिर से उसके तरफ देखने लगा और गुस्से में कहा, अरे मैं कैसे जाकर उसके साथ दोस्ती कर लूँ? तेरे जरिए मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता था, पर तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। अभी मैं भाभी से मिलने डायरेक्ट उनके घर जाऊँगा तो ही कोई बात बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये सुन रेहान बोला, अच्छा तो कब जाने वाला है तू अपने भाभी से मिलने? अभय बोला, अब रात को तो नहीं जा सकता, कल सुबह जाऊंगा। ये सुन रेहान बोला, अरे पागल, कल सुबह जाएगा तो पायल कॉलेज चली गई रहती है, दोपहर के बाद जा, तब तक वह कॉलेज से आ जाएगी। रेहान का इतना कहना कि अभय मुस्कुरा दिया और कहा, थैंक यू बताने के लिए। वह दोपहर में कॉलेज से आती है, वरना मैं सुबह से ही चला जाता। चल, इससे तो साबित हो गया कि तू भी चाहता है कि तेरा दोस्त कुछ बने, इसलिए तुझे माफ़ किया। अभय की बातें सुन रेहान कश्मकश में पड़ गया कि यह उसका ही दोस्त है ना, कि हर वक्त पर उस पर इल्ज़ाम लगाया करता है। पर रेहान कुछ बोला नहीं। अब वैसे भी 7:30 हो गया। दूसरी तरफ बजाज मेंशन। अब मन्नत को पूरे 3 महीने हो गए थे और वह महीने होने के बाद अपने फ़ोटो निकालना चालू कर दी और इन सब में उसका साथ काव्या दिया करती थी। उसे ही इतने सारे आइडिया आते थे। वह उसके सारे फ़ोटो निकालती थी, एडिट करती थी और साथ ही साथ में ये भी कहती थी कि जब उसके 9 मंथ हो जाएगा तो उसकी बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो और भी अच्छा सा वीडियो बनाएगी। उन दोनों का दिन भर यही प्लानिंग रहता था। रात का वक्त डाइनिंग टेबल पर मीरा जी डिनर सजा रही थी। अभी तक कोई आया नहीं था। राहुल सोफे पर बैठा था तो वहीं उसके सामने दादी भी बैठी थी। थोड़ी देर के बाद काव्या मन्नत दोनों साथ में सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और दादी की नज़र जैसे मन्नत पर गया कि वह उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाई। दादी ने यूं ही अचानक से मन्नत को उंगली से इशारा करके अपने पास बुलाई। दादी यूं ही अचानक से मन्नत को उंगली से इशारा करके अपने पास बुलाई तो वह अंदर से घबरा गई, क्योंकि उसे क्या कोई गलती हो गया जो दादी बुला रही हैं, क्योंकि वह सीढ़ियाँ बड़े संभाल कर उतर रही थी। पर दादी उसे क्यों बुला रही हैं? क्योंकि पहली बार जब दादी ने उसे चिल्लाया था तो उसी टाइम में मन्नत अपने चाल ढाल में बहुत बदलाव ला चुकी थी। उसे भी अब पता था कि सिर्फ स्पीड नहीं चलना चाहिए और वह सीढ़ियों से बिल्कुल आराम से चढ़ती थी और उतरती भी। उसे लगा कि उसे शायद उससे गलती हुआ, इसलिए दादी उसे बुला रही है। और जैसे वह जाकर दादी के सामने खड़ी हुई तो दादी ने उसे अपने पास बैठने के लिए बोली तो वह अपने पेट पर हाथ रखकर आराम से बैठी। अब मन्नत के 3 महीने हो गए थे, जिससे उसका बेबी बम्प थोड़ा थोड़ा दिखने लगा।
अगर कोई ध्यान से उसे देखेगा तो यही दिखाई देगा, वरना। दादी ने अपना हाथ उसके गाल पर फेरते बड़े प्यार से बोली, अब तो तेरा तीसरा महीना चालू हो गया है। क्या तेरा कुछ अलग और अच्छा खाने का मन करे तो मुझे बताना, मैं बनाऊंगी तेरे लिए। दादी की इतनी सॉफ्ट बातें सुनकर मन्नत के चेहरे पर अलग ही रौनक आ गया। एक पल के लिए वह डर गई थी। पक्का दादी ने उसे चिल्लाने के लिए ही अपने पास बुलाए हैं, क्योंकि वह सीढ़ियाँ उतर कर आई थी। पर दादी ने तो उसका बड़े अच्छे से ध्यान रख रही थी। वहीं काव्या, राहुल और मीरा जी ने भी यह बातें सुन लिया और वह मुस्कुराने लगे। और काव्या चहकते हुए बोली, हाँ दादी, आपका ऐसा दिल करता है जैसे मिट्टी वगैरह चीज़ें औरतें खाती हैं। काव्या की बातें सुन दादी उसे डांट लगाती बोली, ये नकचड़ी यह सब क्या बोल रही है खाने के लिए। मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो उसे अच्छी चीज़ों के बारे में बोल रही हूँ। अगर उसे कुछ खाने का दिल करे तो मैं बना दूँगी, अगर नहीं तो मुझे आता होगा तो मैं मंगवा कर दूँगी, पर वह बताए। तब तक युग भी सीढ़ियों से उतरते हुए आ गया और नीचे कुछ देर बाद पहले ही युग आया था, पर वह वॉशरूम में फ्रेश होने लगा। मन्नत काव्या के साथ पहले ही नीचे आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठा तो वहीं राहुल भी उठकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा। दादी मन्नत से और भी पूछ रही थी। ऐसे समय पर उसे रोज़ कुछ न कुछ अलग खाने का दिल करेगा और यह रेगुलर खाने का सुगंध भी कुछ दिनों में उसे अच्छा नहीं लगेगा। दादी बहुत ही प्यार से मन्नत से पेश आ रही थी, बल्कि वह घर पर एक सदस्य से बात करती थी। पर हाँ, अगर उनकी थोड़ी भी गलती हो तो वह डांट लगाने में पीछे नहीं हटती। वह भले मीरा जी क्यों ना हो, वह मुंह पर ताबड़तोड़ बोल देती थी। अब तो उनकी बातों का कोई मन पर लेता नहीं था। काव्या तो दिन भर दादी के साथ बहस किया करती थी और यह बहस उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला रहता था। बल्कि जब भी वे दोनों बहस करते थे, बाकी के घर वाले हंस हंस के पागल हो जाते थे। दादी भी बच्ची बन जाती थी तो काव्या कभी कभी बूढ़ी बन जाती थी और दोनों के बातों से पूरे घर वाले हंसा करते थे और यह रोज का ही सिलसिला चलता था। अगर कभी काव्या उदास हो जाए तो दादी को अच्छा नहीं लगता था, या दादी कभी बीमार पड़ जाए तो काव्या को अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से घर में सन्नाटा फैल जाता था। यह दोनों जब भी भिड़ती थी तो दिन घर का माहौल कुछ अलग ही बन जाता। दादी मन्नत से बहुत कुछ पूछ रही थी। वैसे दादी ने कहा कि वह उसके लिए आलू पूरी भी बनाएगी, जो सुनकर मन्नत अपना सिर हाँ में हिला दी। तो दादी ने कहा कि कल सुबह जल्दी उठकर उसके लिए आलू पूरी बनाएंगी। तो वहीं मन्नत धीरे से आवाज़ में दादी से बोली कि उसे रोस्ट किए हुए चने खाने का दिल कर रहा है। मन्नत तो धीरे से बोली थी, पर दादी उसकी बातें सुनकर जोर से हंस पड़ी, यहाँ तक कि वह ठहाके मारकर हंस रही थी। और उनको इस तरह हंसता देख सभी लोग उनके तरफ देखने लगे, बल्कि युग भी उन्हीं के तरफ देखने लगा और मीरा जी भी मुस्कुराने लगी। दादी तुरंत मीरा जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, मीरा बहू, देख तेरी बहू को भुने हुए चने खाने का दिल कर रहा है, तो किसी को कह दे थोड़ा सा उसके लिए चना भून कर ला कर दे दे। यह सुन मन्नत मना करते हुए बोली, दादी अभी नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी। जो सुनकर दादी भी कुछ बोली नहीं, पर वह मन्नत से बहुत कुछ खाने के बारे में पूछ रही थी, यहाँ तक कि उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए कहने लगी, ताकि वह और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। मन्नत आज बहुत खुश हो गई। दादी उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रही थी। नहीं तो उसे तो यही लगता था कि उसकी हरकतों पर दादी हमेशा ही उसे चिल्लाया करती हैं, पर आज बात कुछ और ही था। मीरा जी ने सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कह दी।
अब सभी लोग जाकर बैठ गए, खाना खाना स्टार्ट किए। दादी जी ने मीरा जी से कहा कि वह सुबह थोड़ा जल्दी उन्हें उठा दे क्योंकि वह मन्नत के लिए आलू पूरी बनाएंगी। यह सुनकर तो युग अपनी दादी को देखने लगा। कभी मन्नत को तो दोनों का बॉन्ड उससे बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद अब रोज़ मन्नत को दूध पीने के लिए कहा जाता था, बल्कि मीरा जी ने उसके हेल्थ के लिए बहुत कुछ खाने में ऐड कर दी थी। कुछ देर बाद सभी का खाना खाना हो गया और मन्नत काव्या थोड़ी देर लिविंग एरिया में बैठी रही क्योंकि उनके साथ राहुल भी बैठा था और वे लोग कुछ देर तक और बातें किए। उसके बाद अपने अपने कमरे में आ गए। युग तो पहले ही कमरे में आ गया था और जब मन्नत आई सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और वह खुश नज़र आ रही थी, जो कि युग भी देख सकता था। और बेड पर आते ही युग उससे पूछा, बहुत खुश हो दादी की बातों से? मन्नत एकदम से युग के पास आ गई और चहकते हुए प्यार से बोली, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। पहली बात, दादी कल मेरे लिए आलू पूरी बनाएंगे और दूसरी बात, उन्होंने मेरे खाने के लिए बहुत ध्यान दे रही हैं। उन्हें मेरी कितनी फिक्र है। युग, अब तुम्हारा वैल्यू कम हो जाएगा। इतना बोल मन्नत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी तो वहीं युग भी मुस्कुरा दिया और कहा, चलो अच्छी बात है, कोई मेरे कॉम्पिटिटर में तो आया। मन्नत अपनी हंसी रोकते हुए बोली, दादी बहुत अच्छी हैं। सच में उनका कभी कभी डांटना भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी ऐसी दुश्मनों की तरह नहीं डांटती, हमेशा उनके अंदर उस इंसान को लेकर प्यार ही रहता है और हमसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए वह पहले ही डांट लगाती हैं। मन्नत ये बड़े प्यार से बोल रही थी तो युग उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हम दादी किसकी हैं? मेरी दादी हमेशा हर किसी को प्यार करती हैं और करना सिखाई हैं। यह सुन मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने दो, फिर देखो दादी तुम्हें प्यार नहीं करेंगी, सारा प्यार मेरे बच्चे पर लुटाएंगी। यह सुन युग जोर से हंस पड़ा और बोला, तो बच्चा भी तो मेरा ही रहेगा ना? यह तो अच्छी बात है, दादी उस पर अपना प्यार लुटाएंगी। दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह प्यार से बातें करते रहे। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।